गुड इवनिंग एवरीवन। पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर मैं ये बात बोलूं कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है ना। तो कोई मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। जब भी हम कभी भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये क्लास +2 में भी इम्पोर्टेंट है, क्लास +2 में भी आपको फिर रिपीट करेगा। यानी कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के जब जवाब आपको देने होते हैं, तब आप रीज़न देते हैं ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे आज मैं +2 का अल्कोहल पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आती है। तो एस्टर की जो फॉर्मेशन होती है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये +2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 में तो है ही। जो भी पेपर के अपने क्लासरूम के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। किस टाइप से आना है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया। बेटा बातें नहीं करेगा कोई भी। तो डेल्टा H की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ये आपकी एक क्या है, इक्वेशन है। डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझेंगे। एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको पहले समझने पे ज़्यादा फोकस करें। ये रट्टे वाला टॉपिक नहीं है। आपको समझ आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज देख के खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें कि आप इस टॉपिक को समझने पे ध्यान दें। मान लो ये मुझे रिएक्शन आ गई, अब मेरे पास डेल्टा एच क्या है बेटा, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो हमारी एक्सोथर्मिक है। अब मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम में है, तो अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो याद रखना बैकवर्ड क्या होगा। ये फिक्स रूल है। मान लो फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। एंडोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक, यानी उल्टा हो जाएगा जो भी है। अब ये पता कैसे चलेगा सर मुझे रिएक्शन में कि भैया एंडोथर्मिक, इसका तो जैसे मैंने याद कर रखा है, पेपर में तो आपको रिएक्शन आएगी तो दो तरीकों से पता चलता है। एक तो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी होगी, एक दूसरा तरीका लिखने का तरीका ये भी होता है, ए प्लस बी प्लस हीट इन इक्विलिब्रियम विद सी। मान लो ये मैंने रिएक्शन दे दी, मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ ताकि आपकी छोटी से छोटा चाहे कॉम्पिटिशन का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से सोल्व कर सकें। अब मुझे बताइए एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, एंडो है। कैसे पता चला एंडो है, ये हीट गेन कर रहा है तो ये एंडो है, तो ये क्या हो गया, एक्सो। तो पेपर में ध्यान रखना किस किस टाइप से आएंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम टू सी प्लस हीट, ऐसे लिखा गया। अभी ये एक्सो है, यही चीज समझनी है। प्लस आ गया यानी हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। बैकवर्ड क्या हो गया, एंडो। ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी माइनस हीट, एंडो। ये चीज तो सीखनी है। माइनस में है ना, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, इधर आगे प्लस हो गए, तो फॉरवर्ड कौन सी होगी, एंडो। लैंग्वेज को बड़ा ध्यान देना है क्योंकि सीबीएसई में या कंपटीशन में लिखने के तरीके के तो ऊपर क्वेश्चन घूम जाता है पूरा पूरा। सारा गेम लिखने के ऊपर है। डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया तो हर एक नॉर्मल बच्चे को पता होता है, या नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है। जब इस पैटर्न से लिखा जाता है तो हर एक बच्चा इसका जवाब नहीं दे सकता और यहीं से क्वेश्चन ट्विस्ट कर जाता है। समझ गए, मैंने आपको सारे पैटर्न बता दिए, इनके अलावा और कोई तरीका नहीं आता। अब हीट वर्ड नहीं लिखाता है, वहाँ पे क्या आता है, जब पेपर में ऐसे लिखा होगा 23.8 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब क्या है कि ये इधर आगे प्लस हो गया, यानी ए प्लस बी और इतनी एनर्जी गेन करेंगे तब जाके सी में कन्वर्ट होंगे। तो फॉरवर्ड एंडो हो गया, बैकवर्ड क्या हो गया, एक्सो। तो कहीं ढूंढने बैठ जाओ यार हीट तो लिखा नहीं है, सर ने तो हीट कहा था, ऐसा नहीं है, वैल्यू गिवन होगी। ठीक है ना।
अब मेरे ख्याल से आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा बता दोगे एसो एंडो, ये क्लियर हो गया? चलिए, तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने ये क्लियर किया कि एक्सो एंडो हमें कैसे पता चलेगा। तो पेपर में आपको गिवन होगी, अगर कोई रिएक्शन के ऊपर वो ली चैटले प्रिंसिपल लगाने को कह रहा है, तो आपको डाटा गिवन होगा। दूसरी बात, जैसे ही आपको कोई रिएक्शन आए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जब बात करेंगे तो इसके मोल्स देख लेना। तो रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? यहाँ पे 4 और इसके कितने हैं? 2। अब ये 4 और 2 कहाँ से आया? तो ध्यान से देखिए बेटा, 3 और कुछ नहीं होता तो 1, तो टोटल क्या हो गया? 4। यहाँ पे कितने कोफिशिएंट है? 2, तो इसके कितने मोल हो गए? 2। तो इस तरह पहले तो मोल स्टडी करते हैं। भाई कोई पूछे भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? मैं कहूँगा डिक्रीज़ हो रहे हैं। आपकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। मैं कहूँगा भाई राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़। तो ये लैंग्वेज पढ़ने आनी चाहिए रिएक्शन को देख के कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आ रहा है। क्लियर है? अब मैं आता हूँ ली चैटलियर प्रिंसिपल पे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहते हैं। देखिए बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट एट द इक्विलिब्रियम। अब वो कहता है कि अगर मैं इनमें से किसी भी चीज को चेंज करूंगा तो क्या होगा? इनमें से अगर मैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इनमें से अगर मैं किसी भी चीज को चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो कहता है अगर आपने इनमें से किसी भी चीज को चेंज कर दिया, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी? तो उसी के लिए कौन आया? ली चैटलियर। ली चैटलियर ने कहा कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम, अब इसको अगर स्टेट करना है, डिफाइन करना है, तो आप क्या कहोगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल इज स्टेट दैट व्हेन ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम then temperature, pressure and concentration remain same, and if we change any of them, then reaction goes in that direction which undo the effect, which इसमें मेन लाइन ये है, which undo the effect imposed, ठीक है ना? If we change temperature, pressure and concentration, reaction goes in that direction which undo the effect imposed। अब इसका क्या मतलब है undo the? अब आपके कंप्यूटर जैसे पड़ा हुआ है, अब कंप्यूटर में अब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, गलती होगी, मैंने undo का बटन दबा दिया, वापस आ गई। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन किधर जाएगी? कि प्रेशर को जब वो क्या कर देगी, उसके इफेक्ट को इम्पोज खत्म कर देगी, यानी उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। पहले ये बातें नोट कर ली सबने? ये बात नोट कर ली? समझ आ गया सबको? ठीक है। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को, समझिए। पेपर में लैंग्वेज तो आप खुद बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर किसी बच्चे को इसकी थ्योरी पोर्शन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पीडीएफ फाइल के फॉर्म में या राइट लिख दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो थ्योरी के पीछे मत भागिए, मेनली कॉन्सेप्ट को समझिए कि भाई होता क्या है, ठीक है ना? अब ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं बड़ी छोटी-छोटी बातें बोल रहा हूँ, कई बच्चे कहेंगे सर ये बात भी बोलने वाली है, मगर बिल्कुल बारीक से बता रहा हूँ, और कोई 9th का ही बच्चा पढ़ेगा तो उसे भी समझ आ जाएगा। कोई भी रिएक्शन जो होती है उसका लेफ्ट हैंड होता है रिएक्टेंट और राइट हैंड होता है प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो ये रिएक्टेंट और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दूंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैंने इस रिएक्शन में नाइट्रोजन ऐड कर दिया बाहर से, और मैं आपसे कह रहा हूँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मैंने बाहर से नाइट्रोजन ऐड कर दिया, बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो अब सिंपल सी बात है, आपको जी ज़्यादा नाइट्रोजन डालोगे तो ये फटाफट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और फॉरवर्ड जाएगा, और कहाँ जाएगा? तभी तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अंडो करेगा। तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी? फॉरवर्ड। अब अगर मैंने इसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में बाहर से अमोनिया गैस डाल दी,
इक्विलिब्रियम अटेंड हो रखा है और मैंने वहाँ से अमोनिया गैस डाल दी, तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी? अब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? बैकवर्ड। तो जो आपने कंक्लूड किया, अभी तक जो आपने पढ़ा है, उसमें जो आपने कंक्लूड किया, नॉट ओनली फॉर दैट रिएक्शन, फॉर एवरी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन यू से इफ वी इंक्रीज concentration of reactant, reaction always goes in forward direction। बस ये आँख बंद करके ये बात तो अपने दिमाग के भेजे में डाल दो कि भाई अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो फॉरवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट की बढ़ा दी तो बैकवर्ड। इफ प्रोडक्ट देन बैकवर्ड। अब मैं इसको ट्विस्ट करने जा रहा हूँ, सोच समझ के मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, सोच समझ के मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, जिससे पूछूंगा वही बच्चा जवाब देगा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन में अमोनिया को, जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अटेंड हो रखा है, मैंने अमोनिया को थोड़ा थोड़ा निकाल लिया, बीच में निकालता जाऊं, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? इफ आई डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन गोज इन विच डायरेक्शन? सौरभ, रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। क्यों? अगर मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और एक तरह से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर दूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। तो अब दूसरा कंक्लूजन क्या निकल गया इसी का उल्टा? इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। क्योंकि अब ये कम हो गया ना, ये और ज्यादा बनने के लिए रिएक्शन क्या करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा। यही इस्तेमाल अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने प्लस टू में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वहां पे आता। कैसे? मैं प्लस टू का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। हर्ष, अभी लग रहा है तेरे को डाउट है, क्लैरिटी हुई नहीं। कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जा, अभी सारे डाउट दूर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जो मैं आपके लिए अभी अभी आपको प्लस टू की भी एक रिएक्शन मैं फटाफट में समझा देता हूँ, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। दिस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टर कौन सा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये अल्कोहल है, ये एस्टर है। तो जब एस्टर बनता है तो उसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं रिएक्शन। ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका अल्कोहल है, मीथेनॉल, और एस्टर बन गया। अब सीबीएसई में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? वो कहेगा कि अगर, अब जो क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है कि वाई इन द प्रेपरेशन ऑफ एस्टर, एस्टर इज रिमूव्ड पीरियोडिकली आफ्टर सम टाइम। यानी कि थोड़े थोड़े टाइम बाद एस्टर को हम निकालते रहते हैं। क्यों निकालते रहते हैं भाई? तो उसकी रीजन क्या है कि जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ना, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये रिवर्सिबल और स्लो है। रिवर्सिबल और स्लो है। रिवर्सिबल है, जैसे ही बना ये वापस मार देते हैं। अब मैं चाहता हूँ रिएक्शन केवल कहाँ जाए? फॉरवर्ड में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, या फिर क्या करूँ, ये जैसे ही बना थोड़ा सा इसको निकाल दिया, अभी जो मैंने आपको बताया, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? फॉरवर्ड। और मोर एस्टर प्रोडक्शन इज फॉर्म। तो इंडस्ट्री में एस्टर को और ज़्यादा बनाने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो एस्टर जैसे ही बनता है थोड़ा थोड़ा उसे निकालते रहते हैं, ताकि रिएक्शन केवल काम मूव करे? फॉरवर्ड। जब बैक जाएगी नहीं तो उसकी प्रोडक्शन कम कहाँ से होगी? तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? तो ये ली चैटले प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल आप इंडस्ट्री में, आप में से कोई बच्चा अगर R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पे भी होता है। तो ये केवल खाली हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि नंबर लाना है, इसका इंडस्ट्रियल में यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है, मैंने इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी हवा में नहीं लिख दिया। ये आज भी काम आएगी, बाद में अगर कहीं जॉब कर रहे हो केमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड तो वहाँ पे भी काम आएगी। दूसरा रूल, यहाँ तक इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को क्लियर हो गया। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। हाँ, हर्ष, कोई डाउट है क्या अभी भी? है कोई?
बोल। एंडो-ओंडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब N2 हाँ, N2 को निकाल लेंगे, हाँ। है मगर हाइड्रोजन जब तक नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगी तो अमोनिया कहाँ से बनेगा? खाली हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन तो नहीं होगी ना, ठीक है ना? और कोई डाउट? ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, बोलो। हाँ, पूछो, पूछो। तो उससे अकेले में पूछ लियो क्या पूछे, ठीक है? चलो। हुँ। अब ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है? अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इसका मतलब ये क्या है? एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़। एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या रिक्वायर्ड? अब आपने थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और कहा था ये लाइन हमेशा याद रखना कि एक्सोथर्मिक फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। हाँ, तो कृष्ण ने कमाल कर दिया है। और एंडोथर्मिक फेवर एट बस ये 2 लाइनें याद रखनी है ली चैटलियर प्रिंसिपल के लिए। बस ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने टिप्स पे कर लीजिए कि अगर एक्सोथर्मिक आ रहा है तो रिएक्शन फेवर्ड एट लो टेम्परेचर और एंडोथर्मिक आ रहा है रिएक्शन फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। अब आप कहेंगे सर मतलब समझते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, अब मुझे इस रिएक्शन में फॉरवर्ड जाना है। किधर जाना है? मैं चाहता हूँ अमोनिया ज़्यादा बने, ठीक है ना? अपना दिमाग लगा के मुझे जवाब देना। अमोनिया की प्रोडक्शन बनानी है, मुझे बढ़ानी है, तो मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ या घटाऊँ? क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? या डिक्रीज़ कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इट फेवर एट लो टेम्परेचर, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाएगी जब टेम्परेचर लो होगा। तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है, तो टेम्परेचर क्या कर दूँ? बढ़ा दूँगा। टेम्परेचर क्या कर दूँगा? बढ़ा दूँगा। तो टेम्परेचर को बढ़ा दूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको गिवन इक्वेशन है, वो एक्सोथर्मिक है या कि फिर एंडोथर्मिक है। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं खाली वहीं तक सीमित रहें। अब मेरे पास ये इक्वेशन है। अब N2 + O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO और डेल्टा H की वैल्यू क्या है? +180। अब मुझे बता दो फॉरवर्ड क्या हो गया? बोलिए फटाफट। एंडो। और बैकवर्ड क्या हो गया? एक्सो। तो डेल्टा H की वैल्यू को देख के मुझे पता चल गया कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अब मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बने? ज़्यादा बने। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे बताइए टेम्परेचर क्या कर दूँ? तो अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो रिएक्शन गोज़ फॉरवर्ड। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? रिएक्शन गोज़ बैकवर्ड। अब कई बच्चे ना बड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लेते हैं। जैसे हम क्लास में पेपर चेक करते हैं, बच्चों को एक कॉन्सेप्ट देते हैं, तो कई बच्चे गलत कॉन्सेप्ट डाल लेते हैं। वो कहते हैं भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो बैकवर्ड जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो इक्वेशन टू रिएक्शन वेरी करेगा आपका। आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी कौन-सी दी हुई है। अगर एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है तो लो टेम इस केस में देख लो फॉरवर्ड कब जा रहा है? जब टेम्परेचर को हाई कर रहा हूँ। मगर पिछले केस में, इस केस में जब मैंने क्या किया टेम्परेचर को लो किया तब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो आपको ये एक पर्टिकुलर डाटा अपने दिमाग में नहीं डाल सकते कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ कर ली। आपने एक्सो और एंडो का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने बिल्कुल एक सिंपल सा रूल देखना है। अगर बिल्कुल जल्दी में आपको सिखाना हो तो मैं ये कहूँगा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो प्रेशर को क्या करना है आपने? डिक्रीज़। और नंबर ऑफ मोल्स
अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, सॉरी डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। यहाँ पे बल्कि हाई और लो वर्ड ज़्यादा अच्छा है डिक्रीज़ की जगह। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में डालना है, जिसको केवल है कि भई मुझे मैं भी इसका रीज़न ही बताऊँगा व्हाई। कि अगर नम प्रेशर को हम बढ़ाएँगे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। प्रेशर को अगर हम घटाएँगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़। अब आप कहेंगे सर व्हाई? तो इसको समझते हैं थोड़ा-सा। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, इसका वॉल्यूम इतना है। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि 50 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? 50। अब मैंने क्या कर दिया? प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। अब प्रेशर को इंक्रीज़ करते ही आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज़। मगर जो 50 मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर, वो तो 50 ही रहेंगे ना, अब वो कम ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएँगे। मान लो इतने एरिये में, इतने वॉल्यूम में 50 मॉलिक्यूल थे, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, अब 50 इतने के अंदर हैं, तो पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया में या वो वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए? बढ़ जाएँगे। मान लो मैं पहले कह रहा था, पहले जब यहाँ तक था तो पहले इतने इतने एरिया में कितने मॉलिक्यूल हैं, और अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएँगे? बढ़ जाएँगे ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल्स एक तरह से क्या हो गया? इंक्रीज़ कर गया। कब? जब प्रेशर बढ़ाया। तो अंडर द इफेक्ट में क्या होगा? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? डिक्रीज़ हो। ठीक है ना? तो अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? डिक्रीज़ हो। उल्टा हो जाएगा ना उसका अंडर द इफेक्ट। और अगर नंबर ऑफ मो अगर प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़। तो आपको 2 बातें खाली क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए। अब मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना? ध्यान से देखिए। यहाँ 4 मोल हैं या 2 मोल हैं। मुझे फॉरवर्ड जाना है, अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है। मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या करने पड़ेंगे? प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर फॉरवर्ड के लिए बढ़ाऊँ कि घटाऊँ? तो आप अगर फॉरवर्ड जाना चाह रहे हो इस रिएक्शन के लिए, तो प्रेशर को क्या करेंगे हम? इंक्रीज़ कर देंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला वो प्रेशर इंक्रीज़ करना है? मैं कहूँगा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़। अगर मुझे बैकवर्ड जाना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़। ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन में देख लेते हैं, इस रिएक्शन में। यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और उधर कितने मोल हैं? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? तो अगर नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप कहेंगे जी यहाँ पे प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स आर सेम देन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? तो स्टूडेंट आपको टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन इसका यूज़ करना मैंने आपको सिखा दिया। अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है SO2 प्लस O2 इन इक्विलिब्रियम विद SO3 यानी फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये रिएक्शन है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज रिएक्शन इज यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये रिएक्शन प्ले करती है। तो मान लीजिए ये रिएक्शन है, सारे गैसीय स्टेट में है, प्लस 193 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ये डाटा आपको गिवन है। अब मैंने क्या करना है? वन बाय वन करते हैं। पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। पेपर में जब भी आपको आए, राइट द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, राइट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यानी किसी न किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल कर किस लिए? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए करें कि मुझे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है जो बन रहा है। अब उसके लिए मैं क्या करूं? तो पहला तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आता है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा बाय इंक्रीजिंग
द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन अपने आप कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। दूसरा क्या आएगा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आते ही मुझे देखना पड़ेगा कि गिवन इक्वेशन हमारी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो प्लस हीट का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी फॉरवर्ड क्या हो गया, एक्सो, और बैकवर्ड क्या हो गया, एंडो। एंड एक्सोथर्मिक फेवर एट लो टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन में अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है तो मुझे टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पॉइंट और भी आता है, सर कितना लो करना है, ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं। लो एक लिमिट तक होगा। जैसे कि अभी हम हैबर प्रोसेस की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो हैबर प्रोसेस में जो लिमिटिंग टेम्परेचर होता है वो 750 केल्विन होता है। क्या होता है, 750 केल्विन। यानी हम मान लो रिएक्शन 1000 डिग्री सेल्सियस पे कर रही है, 1000 केल्विन पे कर रही है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है, और तो मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। तो किस टेम्परेचर कहाँ तक डिक्रीज करूंगा, 750। ये नहीं 0 डिग्री पे ले आऊंगा या 0 केल्विन पे ले आऊंगा, ऐसा नहीं है। एक मिनिमम टेम्परेचर तक ही आप डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तो जो इंक्रीज करना है वो प्रेशर भी, इसको मैक्सिमम प्रेशर क्या दे सकते हैं, 200 एटमोसफेयर। ये इसका ऑप्टिमम प्रेशर है, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है हैबर प्रोसेस के लिए। इसीलिए हर एक प्रोसेस का, जितनी भी आपकी रिएक्शंस हमने यहाँ पे की हैं, इन सब के लिए एक फिक्स मिनिमम टेम्परेचर होता है और फिक्स मिनिमम प्रेशर और एक हाई प्रेशर, एक लिमिट रहती है। ये नहीं है कि आप जितना मर्जी इंक्रीज कर दो या जितना मर्जी डिक्रीज कर दो, ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। हाँ, कंडीशन क्या रहेगी, हम टेम्परेचर को लो करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर का, कि सर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे फॉरवर्ड जाना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 3 है, 3 मोल हैं। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो हम क्या करेंगे, इस प्रेशर में प्रेशर को हाई ले लेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, और कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट की और उसकी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बेटा, कि हमें किस तरह से फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड। मगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कर, हाँ, तो प्रेशर हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं ना, हाई कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सर क्या और इफेक्ट, और कंपोनेंट भी है जहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। यस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो देयर इज नो इफेक्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता, बट इट अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्विकली। मगर ये इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करा देगा। कहने का मतलब, मान लो पहले इक्विलिब्रियम 2 घंटे बाद हो रहा था, अब कैटलिस्ट डाल दिया 1 घंटे बाद ही हो गया। तो इक्विलिब्रियम जल्दी करा देगा, मगर इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जितना है फॉरवर्ड को रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है उतने ही बैकवर्ड का बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है इनर्ट गैस। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर आ जाता है कि इनर्ट गैस के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं बेटा, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो नो इफेक्ट। अगर आपका प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एट इनर्ट गैस डाल रहे हैं और प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उस केस में रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। तो आपने कहना है इनर्ट गैस डालने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है ना। अब ये अभी तक मैंने जितनी प्रोसेस की बातें की हैं वो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर की है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिजिकल इक्विलिब्रियम का, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। तो आपको पता है H2O सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, आइस, और H2O लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, वाटर।
अगर आइस से वाटर पे जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अब मैं चाहता हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए क्या-क्या कंडीशन होगी? अभी जैसे हमने पिछले में बात की कि हमको फॉरवर्ड जाना है, तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का, प्रेशर का? तो आपको पता है जब हम सॉलिड से लिक्विड पे जाते हैं, आइस है, पिघल रही है, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर से एनर्जी क्या कर रही है? गेन कर रही है। यानी आपको पता है फॉरवर्ड क्या है, एंडो और बैकवर्ड क्या है? एक्सो। तो अगर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की बात करें, तो टेम्परेचर क्या है? फॉरवर्ड क्या है एंडो? तो इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। इसका मतलब मोर मेल्टिंग ऑफ आइस टेक प्लेस, मोर मेल्टिंग ऑफ आइस टेक प्लेस। उतनी ज्यादा आइस क्या होगी? ज्यादा मेल्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि सर टेम्परेचर का तो चलो समझ आ गया, अब प्रेशर का बता दो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर वैसे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। तो आप कहोगे जी कोई इफेक्ट नहीं है, मगर ये केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो आप प्रेशर के इफेक्ट की बात करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम करेंगे। अब वॉल्यूम का क्या चेंज है उसको देख लेते हैं। अब आइस है, आपको पता है आइस का वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। ठीक है ना? इसका वॉल्यूम क्या होता है? लो होता है। ठीक है ना? ये हाई लो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। इसका क्या है? लार्ज वॉल्यूम। और इसका क्या है? स्मॉल वॉल्यूम। ये अपने आप में एक्सेप्शन है ओनली इन केस ऑफ वाटर। वाटर के केस में आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई आइस फ्लैट फ्लोट ओवर वाटर। आइस क्या करती है? फ्लोट करती है। मगर बाकी जगह ये नहीं होता। जनरली क्या होता है? सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मगर इन केस ऑफ वाटर आइस का वॉल्यूम लार्ज है और इसका वॉल्यूम क्या है? स्मॉल है। तो ये आपको चीज़ समझने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज कहाँ हो रहा है? देखिए यहाँ से लार्ज से क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम घट के इस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। तो फिजिकल चेंज में अलग ढंग से देखा जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और अगर मैं प्रेशर को लो कर देता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझनी है कि मोर मेल्टिंग ऑफ आइस टेक प्लेस इफ प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इवन जो बच्चों के टूथ डिके होते हैं, वहाँ पे भी ली चैटली प्रिंसिपल काम करता है। उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को समझें कि कैसे इक्विलिब्रियम के ऊपर ली चैटली प्रिंसिपल काम करता है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया है, तो अपने और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।